महिलाओं पर हिंसा उनके घरों में, दफ्तरों में, सड़क पर, हर जगह हर वक्त होती है। पर आज हम बात करने वाले हैं उस हिंसा की जो शायद हम सब ने स्वीकार ली है, इसीलिए कभी कोई उस पर चर्चा नहीं करता। युद्ध में होने वाली हिंसा। युद्ध को हमेशा देशों, विचारधाराओं और सेनाओं के बीच की लड़ाई के रूप में देखा गया है। पर इस हर एक लड़ाई में महिलाएं भाग ना लेते हुए भी उसका हिस्सा बन ही जाती हैं। वो चाहे दूसरा विश्व युद्ध हो, जिधर जापानी आर्मी ने 2 लाख से अधिक महिलाओं को बंदी बनाया और उन पे यौन हिंसा किया, या 1994 में हुआ रवांडा नरसंहार हो, जिधर 2.5 लाख महिलाओं का बलात्कार हुआ, या भारत पाकिस्तान पार्टीशन का ही उदाहरण ले लीजिए, जिसमें हजारों महिलाओं का अपहरण, बलात्कार या जबरन शादी कराई गई। इसके दशकों बाद भी साल 2002 में गुजरात दंगे हुए, जिसमें फिर से महिलाओं पर यौन शोषण हुआ, और बिल्किस बानो केस उसका प्रमुख उदाहरण भी है। हाल ही में चल रहे मणिपुर दंगों में भी महिलाओं पर यौन शोषण हो रहा है। पर यौन शोषण अक्सर महिलाओं का ही क्यों होता है? हिंसा तो पुरुषों पर भी होती है, पर उनका बलात्कार नहीं होता। एक रिसर्च के मुताबिक इसके 5 कारण बताए गए हैं। पहला, रेप्स को युद्ध के नियमों का हिस्सा बताया गया है। वो चाहे कोई भी सदी रही हो, राजाओं के शासन से लेकर लोकतंत्र तक, हर सदी में युद्ध क्षेत्र में महिलाओं पर यौन हिंसा हुई है। युद्ध हमेशा से एक नियमों से बंधा हुआ कार्य रहा है। युद्ध के लिबास से लेकर उसके हथियार तक सब निर्धारित नियमों से ही होते हैं। यहाँ तक कि चलने का तरीका, बोलने का तरीका, सब कुछ फिक्स्ड होता है, रूल्स के तहत होता है। तो ऐसी मिलिट्री जो हर चीज में नियमों का पालन करती है, वो बलात्कार में अचानक से नियमों के विरुद्ध तो नहीं जा सकती है। तो दुश्मन की महिलाओं के साथ रेप जैसी घटना करना भी क्या युद्ध के नियमों में से एक निर्धारित नियम है? विचार कीजिएगा। दूसरा कारण, विरोधी पक्ष के आदमियों पर आखिरी अपमान करने का जरिया बलात्कार रहा है। यानी वो एक कम्युनिकेशन है जो कि एक आदमी दूसरे आदमी से करता है कि वो अपनी महिलाओं की सुरक्षा करने में नाकामयाब रहे, और इस कारण से वो इनकॉम्पिटेंट है। आदमी रेप को अपनी मर्दानगी पर पहुंची हुई चोट मानते हैं क्योंकि वो अपनी औरतों को बचा नहीं पाए। तीसरा, मिलिट्री एक ऐसे पुरुषत्व को बढ़ावा देती है जिसका परिणाम अक्सर रेप ही होता है। सेना पुरुषत्व की परिभाषा की पुष्टिकरण करती है, जैसे समलैंगिक आदमियों की मर्दानगी को अक्सर समाज में कमतर समझा जाता है, और एक डरने वाले कोमल आदमी को भी मर्द कम समझा जाता है। सेना ऐसी रूढ़िवाद सोच को बढ़ावा देने के लिए औरतों को सेना का हिस्सा नहीं बनने देती, और समलैंगिक आदमियों को भी सेना का हिस्सा नहीं बनने देती। इस तरह से वो पुरुषत्व की रूढ़िवाद परिभाषा को दोबारा पुष्टि दे देती है। इसी पर जोएन स्मिथ लिखती है कि मिलिट्री स्त्रीत्व आचरण जैसे हमदर्दी, संवेदना, बेचैनी और कोमलता जैसे स्वभाव को नकार देती है, जो कि इंसान का नेचुरल सेल्फ है, प्राकृतिक है। ऐसे प्राकृतिक स्वभाव को मर्दानगी के खिलाफ समझा जाता है, और जब एक्सट्रीम सिचुएशन या कोई विषम परिस्थिति आती है तो ऐसे दबाए गए स्वभाव वापस से उभर कर सामने आने की कोशिश करते हैं, पर विनाशकारी तरीके से। वो हिंसा का सहारा लेते हैं, औरतों को टारगेट करते हुए अपनी प्रबलता और अपने पावर का जरिया यौन हिंसा से जाहिर करते हैं। चौथा, बलात्कार अक्सर दुश्मन की संस्कृति, उनका वंश खत्म करने के उद्देश्य से होते हैं। जैसे 1971 में जब बांग्लादेश पर पाकिस्तान ने हमला किया तो 2 लाख से अधिक बांग्लादेशी महिलाओं का यौन शोषण हुआ। उस समय एक भारतीय लेखक लिखते हैं कि यह एक सोची समझी साजिश थी। बलात्कार इतने व्यवस्थित और बड़े पैमाने पर थे कि इसके पीछे सेना की योजना हो सकती है। उनका मानना था कि इसका मकसद नई नस्ल बनाना और बंगाली राष्ट्रीय भावना को खत्म करना था। इसके कई और उदाहरण हैं, जैसे जब जापानीज आर्मी ने चाइना की नैनकिंग शहर पर हमला किया दिसंबर 1937 में, तब 20,000 औरतों का बलात्कार और मर्डर हुआ। नाजी जर्मनी में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला, क्योंकि वहां भी यहूदियों की संस्कृति खत्म करने के उद्देश्य से बलात्कार हो रहे थे। युद्ध के दौरान इस तरह की घटनाओं के और भी उदाहरण मिल सकते हैं। हर स्थिति में युद्धग्रस्त क्षेत्रों में महिलाएं पुरुषों की तुलना में ज्यादा कमजोर स्थिति में दिखाई देती हैं। 5वीं वजह, औरतों के लिए असम्मान की भावना है, जो कि खुलकर कोई लड़ाई या युद्ध में ही सामने आती है।
बलात्कार हमेशा से औरतों की बेइज्जती करने का सबसे मजबूत हथियार रहा है, और जब युद्ध जैसी स्थिति में आदमियों को ऐसा मौका मिलता है तो वो उसे छोड़ते नहीं। क्रोएशियन जर्नलिस्ट इनेस सेबालिक ज़ग्रेब की रिपोर्ट में लिखती हैं कि ऐसी घटनाएं जहां पर महिलाओं के रेप के बाद उनके शरीर को काट दिया जाता है, जिस तरह से वो हिंसा की जाती है, वो महिलाओं के प्रति सिर्फ बेइज्जती नहीं, नफरत की भावना को भी दर्शाती है। हमने इसी वीडियो में ऐसा कहा कि रेप कई बार दुश्मन पे चलने वाले हथियार की तरह इस्तेमाल होता है, पर असल में कुछ घटनाएं ऐसी मान्यता को भी नकार देती हैं। जैसे 1945 में जब नाजी जर्मनी का खात्मा हुआ तो सिर्फ जर्मन औरतों का बलात्कार नहीं हुआ, यहूदी औरतों का भी हुआ, जो कि नाजी जर्मनी में सरवाइव की थी, और यहाँ तक कि बंधुआ मजदूरों का भी हुआ जो खुद नाजी जर्मनी शासन की पीड़िता थी। ऐसे ही कुवैत में सिर्फ मूल निवासी औरतों का यौन शोषण नहीं हुआ, फिलीपींस, इजिप्ट और अन्य देशों से आने वाली विदेशी मजदूरों का भी यौन शोषण हुआ। सुजैन ब्राउन मिलर के मुताबिक युद्ध में महिलाओं का इसलिए शोषण नहीं होता कि वो विरोधी पक्ष से हैं, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि वो महिलाएं हैं और इसलिए शत्रु हैं। सैंडर और जॉन अपनी वर्ल्ड वॉर 2 की रिसर्च के वक्त शॉक्ड हो गई थी ये जानकर कि किसी ने इस टॉपिक पर आज तक बात भी नहीं की, और ये चुप्पी संयोग से या औरतों के सम्मान की वजह से धारण नहीं की गई है। ये चुप्पी हमारे समाज, हमारी संस्कृति को साफ साफ दिखलाती है। इतिहासकार आदमी अपनी किताबों के फुटनोट में बलात्कार की बात कर देते हैं, ऐसे ढोंग करते हुए जैसे उस शोषण का इतिहास पुराना नहीं है और शोषण का औरतों के औरत होने से कोई लेना देना नहीं है। वर्ल्ड वॉर 2 के समय जनवरी की शुरुआत में पूर्वी प्रशिया में तैनात वायुसेना की सहायिकाओं लगभग 1000 युवा महिलाएं उनको कॉन्सिनबर्ग में उनके शिविर में पश्चिम की ओर भेजने का आदेश दिया गया था। वे वहां कभी नहीं पहुंची। माना जाता है कि लगभग 25,000 सहायिकाएं पूर्वी क्षेत्रों में गायब हो गईं। दक्षिण पूर्वी यूरोप और दक्षिण फ्रांस में भी बड़ी संख्या में सेना की सहायिकाएं गायब हो गईं। इन महिलाओं को कभी भी व्यवस्थित रूप से खोजा भी नहीं गया। तथाकथित सेना सहायिकाओं के नुकसान के बारे में कोई आंकड़े उपलब्ध भी नहीं है। युद्ध के दस्तावेजों और द्वितीय विश्व युद्ध के अन्य विवरणों में महिलाओं के विषय पर चुप्पी साधी गई है। सिर्फ तब महिलाओं पर हो रही हिंसा पर चर्चा होती है जब वो राजनीतिक मुद्दा हो, तभी उसके आंकड़े सामने आते हैं और उस पर विश्लेषण होता है। अब समय आ गया है कि हम ये समझें कि यह भी एक महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है और इसे फिर से ऐतिहासिक और राजनीतिक विमर्श के केंद्र में लाया जाए।